दिल का क्या कसूर पार्ट 10। शाम की हवा में हल्की सी ठंडक घुल गई थी। युवान बालकनी की रेलिंग से टिका हुआ खड़ा था। नीचे सुनसान सड़क को देख रहा था, स्ट्रीट लाइट्स की फीकी रोशनी में। उसका चेहरा थका हुआ और बेचैन लग रहा था। पीछे से माया रंधावा चुपचाप आई और हल्के से पूछा, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं युवान? युवान चौंका नहीं था, बस हल्के से मुस्कुराया, एक थकी हुई टूटी हुई मुस्कान के साथ। कुछ नहीं माँ, थोड़ा थका हुआ सा हूँ, उसने धीमे से कहा। माया उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाई, उसका दिल टूटा है युवान, और तुम्हें लगा जैसे तुम्हारा भी दिल टूट गया हो, है ना? युवान ने पहली बार उनकी तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में इतनी खामोश पीड़ा थी कि शब्द भी हार मान जाते थे। मैं कुछ कहना नहीं चाहता माँ, कुछ भी नहीं। माया ने बाह पर हल्के से हाथ रखा और आवाज में पुरानी नरमी लाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ कह रही हैं युवान। मैंने रोशनी के लिए सिर्फ फिक्र ही नहीं, तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार भी देखा है, और एक डरा हुआ चेहरा जो इस डर में है कि कहीं वो फिर से दूर ना हो जाए। युवान की नजरें नीचे झुक गई थी। मैंने कभी नहीं चाहा था माँ कि वो इस हाल में आए, इस तरह टूटकर बिखर जाए। मैंने कभी नहीं चाहा था। माया युवान की तरफ देखकर मुस्कुराई, एक गहरी और समझदार मुस्कान के साथ। उन्होंने कहा, पर तुम चाहते हो ना कि वो हमेशा ठीक रहे, चाहे वो तुम्हारी हो या ना हो, है ना? युवान इस बात पर चुप रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी ने हामी भर दी थी। माया उसके करीब आई और बड़े स्नेह से बोली, तुम्हारा प्यार पोजेशन नहीं, दुआ से भरा है बेटा, और यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। वो एक पल के लिए रुकी, फिर बहुत सहेज कर कहा, रोशनी को रिश्तों ने बहुत चोट पहुंचाई है युवान, किसी पर भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं होगा। वो इस वक्त खुद से लड़ रही है और खुद को माफ़ नहीं कर पा रही है। वह खुद के लिए लड़ना चाहती है, अपनी मर्जी से जीना चाहती है। उसे वक्त चाहिए युवान, और उस वक्त में तुम्हारी खामोश मौजूदगी उसकी सबसे बड़ी राहत बन सकती है। उन्होंने युवान के कांपते हाथ को थामते हुए कहा, उसे अपने प्यार के बदले प्यार मत मांगना युवान, बस हमेशा उसके साथ रहना जैसे अब हो। युवान की आंखों में नमी चमक उठी थी। उसने सिर झुकाकर हामी भरी। पहली बार किसी ने उसके दिल की अनकही बातें इतने सादे, इतने सच्चे शब्दों में समझ ली थी। अगली सुबह रोशनी की आंखें खुली तो एक अजनबी सी शांति थी। माया रंधावा उसके पास ही बैठी हुई थी, जैसे पूरी रात वहीं गुजारी हो। कमरे में हल्की सी धूप आ रही थी, लेकिन रोशनी अब भी उस अंधेरे के बाहर नहीं निकल पाई थी जो देव ने उसके अंदर बो दिया था। तुम्हें भूख लगी होगी बेटा, माया ने प्यार से रोशनी के बालों को सहलाते हुए कहा। रोशनी ने हल्के से नाम में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में जो थकान थी वो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की थी। माया समझ चुकी थी, ये दर्द सिर्फ वक्त ही नहीं, विश्वास भी हिल कर सकता है। तुम्हारा कोई दोष नहीं था रोशनी, तुमने जो किया है सही किया है, माया ने धीमे से कहा। जो रिश्ता टूट गया है उसे वापस जोड़ना ज़रूरी नहीं, तुम नई शुरुआत कर सकती हो, और तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम उसमें तुम्हारे साथ हैं। ना तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत है और ना ही खुद को अकेला समझने की। रोशनी की आंखें भर आई थीं, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं बल्कि किसी उम्मीद के थे। दूसरी तरफ देव अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो पूरी रात सोया ही नहीं था। उसके सामने टेबल पर रोशनी और युवान की कई सारी तस्वीरें पड़ी हुई थीं। जैसे ही देव की नज़रें टेबल पर बिखरी तस्वीरों पर गईं, उसकी सांसें तेज़ हो गई थीं। हर तस्वीर में रोशनी की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान नकली नहीं थी, जैसी उसने कभी देव के साथ कभी नहीं की थी, बल्कि वो सच्ची मुस्कान थी, गहराई से निकली हुई, जैसे किसी बंधन से आज़ाद होकर आई हो। एक तस्वीर में युवान के साथ कैफे में खड़े होकर रोशनी खुलकर हंस रही थी। उस मुस्कान को देखकर देव का चेहरा सख्त हो गया था। उसने तस्वीर उठाई, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। ये हंसी, उसने खुद से बुदबुदाया, जैसे ये बात उसके गले में फंसी हो। मुझे तो कभी यूँ नहीं देखा, उसने कभी इतनी मासूम, इतनी बेफिक्र हंसी मेरे साथ क्यों नहीं हंसी। उसने एक और तस्वीर उठाई। इस बार रोशनी युवान के साथ कैफे में कॉफ़ी पीते हुए मुस्कुरा रही थी। इन तस्वीरों को देखकर देव की रगों में जहर सा दौड़ गया था। देव की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई थीं। डर कहाँ गया उसका? ये मुस्कान, ये सुकून, ये सब तो मेरे साथ होना चाहिए था ना। उसने गुस्से में तस्वीर टेबल पर पटक दी थी। टेबल का कांच चटक गया था, लेकिन वो टूटन भी उसकी तकलीफ को कम नहीं कर पाई थी। देव, मैं इस रिश्ते का बोझ और नहीं उठा सकती। रोशनी के वो शब्द अभी भी देव के कानों में गूंज रहे थे। तो अब तुम खुश हो रोशनी? उसने तस्वीर को देखते हुए दबी आवाज़ में कहा। किसी और के साथ उसने अपनी मुट्ठी बांधी और फिर खुद को संभालते हुए धीमे से कहा, रोशनी तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। फिर वह एक गहरी सांस लेकर कुर्सी से उठा। उसकी चाल में अब एक नई जिद थी, एक अजीब सन्नाटा था। अब वक्त आ गया है तुम्हें याद दिलाने का कि मेरा होना क्या होता है। देव ने टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई और सीधे रंधावा मेंशन की ओर निकल गया था। रंधावा मेंशन की हवाओं में उस सुबह एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी।
धूप अपने पूरे उजास में थी, मगर हवाओं में कुछ शक था, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की शांति हो। गेट के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकती है। उसमें से उतरा शख्स सिर झुकाए हुए नहीं बल्कि सीना ताने चला आ रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक जिद भरी आग थी। देव रंधावा मेंशन के दरवाजे पर पहुंचा। उसने बेल नहीं बजाई थी, सीधे दरवाजे को खटखटाया था। माया रंधावा ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगा था उन्हें, पर अंदाज अजनबी सा था। आप कौन हैं? माया ने हैरानी और संयम के साथ पूछा। देव ने अपनी गर्दन सीधी की, आवाज़ में तलखी खोली और बोला, मैं वही आदमी हूँ जिससे उस लड़की ने शादी की थी, जिसे आपने अपने घर में पनाह दी है। रोशनी मेरी पत्नी है और यहाँ मैं उससे बात करने आया हूँ। माया के चेहरे की शिकनें गहरी हो गई थीं, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, ऊपर से एक धीमी आवाज़ आई। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर रोशनी खड़ी हुई थी, सफ़ेद कुर्ते में बिखरे बाल और थकी हुई आंखें लिए। उसकी नज़रें जैसे ही देव पर पड़ी, उसका चेहरा कठोर हो गया था। अब कहने को बचा ही क्या है देव, जो आप वापस फिर से यहाँ आ गए? उसकी आवाज़ में कोई शिकस्त नहीं थी, वो सीधी थी जैसे कोई जख्म अब टीस छोड़ चुका हो। काफ़ी कुछ बचा है, देव बोला। उसकी आंखें रोशनी को नाप रही थी। क्या एक आखिरी बार तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती रोशनी? क्या मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा है? मैं मानता हूँ कि मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया था, जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। देव की आवाज़ भारी थी, जैसे हर शब्द उसके सीने से खिंचकर निकला जा रहा हो। तुम्हें मेरे साथ मल्होत्रा मेंशन चलना होगा रोशनी, वही तुम्हारा असली घर है, ये नहीं। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया था जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन क्या मेरी एक गलती के लिए तुम मुझे हमेशा के लिए खुद से दूर कर दोगी? कमरे में हवा काफ़ी भारी हो गई थी। माया एक कदम को पीछे हट गई थी, जैसे ये जंग सिर्फ अब देव और रोशनी के बीच की थी। रोशनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नमी से भरी हुई थीं, लेकिन उसमें कमज़ोरी नहीं थी। वह 2 कदम आगे बढ़ी और देव के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी। गलती? उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में चुभन थी। देव, वो एक गलती नहीं थी, वो मेरा टूटा हुआ भरोसा था, मेरी टूटी हुई आत्मा थी। जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है ना, तो वो उम्मीद करती है कि उसका पति उसके सम्मान, उसकी इज्जत, सबकी रक्षा करेगा। लेकिन तुम देव, तुम कायरों की तरह कमरे में बंद हो चुके थे। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुमने मेरी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था उस अंधेरे में, जहाँ से बाहर निकलने में मुझे अपनी पूरी जान लगा देनी पड़ी थी। क्या एक पति का फ़र्ज़ नहीं होता कि वह अपने पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करे? लेकिन तुम देव ने जैसे अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें गहरी होती चली गई थीं। मैं बदल गया हूँ रोशनी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, पर अब मैं वो इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ रोशनी, मुझे एक मौका और दो। मैं तुम्हें साबित करके रहूँगा कि तुम मेरे साथ खुश रह सकती हो। रोशनी के होठों पर एक हल्की करुण मुस्कान उभर आई थी। तुम बदल भी जाओ देव, पर जो कुछ टूटा है उसे जोड़ने में ज़िंदगी बीत जाती है। और सच कहूँ, अब मैं खुद को फिर से नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी माफ़ी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है देव। मैंने जो चोट तुमसे खाई है वह शायद उम्र भर नहीं भर सकती। उसने एक पल को आंखें बंद की, मानो कोई पुराना दुख दिल से झाड़ रही हो, फिर नजर उठाकर साफ लहजे में कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ देव, अपने लिए, लेकिन तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती देव। अब मेरी ज़िंदगी में सुकून है और मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहती। देव उसे चुपचाप देखता रहा था, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ को हाथों में रेत की तरह फिसलते देख रहा हो। माया ने आगे बढ़कर रोशनी के कंधे पर हाथ रखा, उसकी मजबूती में अपना साथ जोड़ते हुए। अब लौट जाइए देव, माया ने नरमी लेकिन ठोस लहजे में कहा। यहाँ अब सिर्फ रोशनी का फैसला चलेगा। देव ने एक आखिरी बार रोशनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सारा दर्द था, सारा पछतावा साफ झलक रहा था। फिर उसने बिना कोई शब्द कहे धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। जाते जाते उसकी चाल में वही थकान थी जो तब आती है जब इंसान जान जाता है कि अब उसके हाथ कुछ भी नहीं बचा है। और उसके साथ ही रोशनी के दिल में दबी आखिरी टीस भी कहीं दूर खो गई थी। अब वह सच में आज़ाद थी। दरवाज़ा बंद हुआ था, देव जा चुका था। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे किसी पुराने जख्म ने खुद ही मरहम पा लिया हो। रोशनी कुछ पल तक चुप खड़ी रही थी, फिर उसने धीरे से नज़रें माया की ओर डाली, जो कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत पर गर्व से देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसके मन में एक अजीब सी जंग चल रही थी। कई बार लोग हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज़ स्थिर थी लेकिन उसमें आग थी। कई बार हमें यकीन दिलाया जाता है
कि हम अकेले हैं, हमारी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। वो एक कदम और आगे बढ़ी, जिसे सिर्फ खुद से नहीं दुनिया से बात कर रही हो। कभी कभी ये लोग वही होते हैं जिन्हें हमने सबसे ज़्यादा चाहा था, जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। उसकी आंखें हल्की सी नम थीं, लेकिन उसकी आवाज़ में फुर्ती थी, जैसे किसी ने उसके भीतर से जंजीरों को तोड़ दिया हो। लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी नहीं, हर उस लड़की की आवाज़ बनकर कहती हूँ कि अगर किसी ने एक बार आपके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदा है, अगर किसी ने आपके दर्द की आपकी कमज़ोरी समझा है, तो कभी उसे दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। लड़कियाँ कोई खिलौना नहीं होती, जब दिल चाहा घर में सजाया और जब दिल चाहा उसे सड़क पर फेंक दिया गया। माफ़ करना बड़ी बात नहीं होती, रोशनी ने कहा, लेकिन खुद को फिर से उसी आग में झोंक देना बेवकूफ़ी होती है। हम सिर्फ किसी की बेटी या बहन या पत्नी नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारा सम्मान, हमारी खुशी उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी और की। और अगर अपनी खुशी की कीमत किसी रिश्ते को बचाना पड़े, तो उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। माया की आंखों में आंसू आ गए थे, गर्व के आंसू। रोशनी ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी हल्के से भींची, जैसे खुद से एक वादा कर रही हो। अब मैं सिर्फ अपने लिए जूंगी, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के। उसके ये शब्द न सिर्फ उसके लिए थे, बल्कि उन अनगिनत लड़कियों के लिए थे जो कभी कहीं चुपचाप अपने आत्मसम्मान को ढूंढ रही थीं। देव जैसे तैसे घर पहुंचा था। उसका चेहरा थका हुआ नहीं लग रहा था, मगर वह पूरी तरह से टूट चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे, बिखरे बाल और कांपती सांसें बता रही थीं कि आज का दिन सिर्फ थकावट का नहीं, आत्मा को जला देने वाला था। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, एक सन्नाटा उसके भीतर उतर गया था। उस बड़े से कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था, सजी हुई दीवारें, करीने से रखे सोफे, लेकिन देव का दिल, उसमें सब कुछ बिखरा पड़ा था। अचानक जैसे कोई जहर भर गया हो, उसने सामने रखे कांच के गुलदान को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा था। कांच के टुकड़े चारों तरफ फर्श पर बिखर गए थे, ठीक वैसे ही जैसे उसकी उम्मीदें बिखरी थीं। फिर उसने एक नज़र दीवार की ओर डाली, जिस पर उसकी और रोशनी की शादी की तस्वीर टंगी हुई थी। उसकी आंखों में उस वक्त रोशनी के लिए सिर्फ नफरत थी, एक ऐसी नफरत जिसे शायद वह जिंदगी भर नहीं भुला सकता था। लेकिन रोशनी उस तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। देव ने उस तस्वीर को उतारा, उसे देखते ही उसका गला भर आया था। वो तस्वीर उसके सीने से ऐसे चिपकी थी जैसे फिर से उसे जाने नहीं देना चाहता हो। लेकिन तस्वीरें कभी कुछ नहीं कहती, वो तो बस मुस्कुराती रही थी, जैसे रोशनी कह रही हो, अब मेरा फैसला मुझे आज़ाद कर चुका है। देव ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा था। क्यों नहीं रुकी रोशनी? क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था? क्यों नहीं देखा तुमने मेरा पछतावा? उसकी आवाज़ इतनी टूटी हुई थी कि अगर कोई सुनता तो पत्थर भी पिघल जाता। ठीक उसी पल पीछे से नर्म कदमों की आहट सुनाई दी। किरण चाची कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में वाली ममता भी थी। उन्होंने कमरे की हालत देखी, कांच के टुकड़े, देव की झुकी हुई पीठ और वो तस्वीर जिसे वह अपने सीने से लगाए बैठा था। वो धीरे से उसके पास आई। देव की ये हालत देखकर उनकी आंखों में भी आंसू भर आए थे। वह उसके पास ज़मीन पर ही बैठ गई थी और बहुत सधे हुए लहजे में बोली, देव, अब खुद को यूं मत तोड़ो बेटा। तुम्हें समझना होगा कि रोशनी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें खुद को संभालना होगा। देव ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं। किरण चाची ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, एक लड़की के लिए उसका आत्मसम्मान, उसकी आज़ादी सबसे बड़ी जीत होती है। देव, अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो उसे फिर से उसी रिश्ते में बांधने की कोशिश मत करो जिसमें उसका दम घुटता है। उसे खुला आकाश चाहिए देव, जहाँ वो बिना किसी डर के उड़ सके। देव किरण चाची के बात पे कुछ नहीं बोला था। उसने धीरे धीरे तस्वीर को ज़मीन पर रख दिया था। पहली बार उसने रोशनी को जाने देने की कोशिश की थी। चाची, मैंने उसे खो दिया है। देव बुदबुदाया। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं कि वो मुझसे क्या चाहती है। वो तो एक नाजुक दिल वाली लड़की थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कब मेरे लिए वो पत्थर दिल बन जाएगी। पर किरण चाची, आज मैंने एक बात सीखी है कि जो पति अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा ना कर सके, उसे पति कहलाने का कोई हक नहीं होता। कमरे में कुछ देर चुप्पी थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी राहत थी, जिसे सब कुछ टूटने के बाद भी कुछ ऐसा था जो नया बनने जा रहा था। देव के चेहरे पर अब भी आंसू थे, लेकिन पहली बार उनमें स्वार्थ नहीं था, स्वीकार था। 6 महीने बीत चुके थे
वक्त ने सब कुछ बदल दिया था, नाम, रिश्ते, ठिकाने और जिंदगी की दिशा। रोशनी अब कैफे बी ऑनेस्ट की ओनर थी। ये कोई आम कैफे नहीं था, ये एक सपनों का घर था जहाँ मेहमान को सिर्फ कॉफी नहीं सुकून मिलता था। उस दिन कैफे में खास हलचल थी। बाहर फेरी लाइट्स टंगी थी, रंग बिरंगे फूलों से एंट्रेंस सजा हुआ था और हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। बेस्ट बैरिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना किसी सामान्य सफलता से कहीं बढ़कर था। ये उस संघर्ष का सम्मान था जो रोशनी ने अपनी पहचान के लिए लड़ा था। कैफे के अंदर स्टेज पर जैसे ही रोशनी का नाम पुकारा गया, तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया था। वो माइक के पास पहुंची। चेहरे पर एक ठहराव भरी मुस्कान थी, आंखों में चमक थी और चाल में भरोसा था। लेकिन वे आज भी उस दिन को याद कर रही थी जब उसका और देव का डाइवोर्स हुआ था। फ्लैशबैक, फैमिली कोर्ट 5 महीने पहले। कोर्ट में चुप्पी थी, दीवार की घड़ी की टिक टिक कानों में हथौड़े जैसी लग रही थी। जज ने नजरें उठाईं और धीरे से कहा, आप दोनों की आपसी सहमति से तलाक को मंजूरी दी जाती है। एक दस्तखत, बस एक दस्तखत ने उनके बीच सब कुछ खत्म कर दिया था। देव ने पेन उठाया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने दस्तखत किए, फिर धीरे से वो कागज़ रोशनी की ओर बढ़ा दिया था। रोशनी कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ी रही थी। उसने देव की आंखों में देखा, वहाँ पश्चाताप था, बहुत गहराई से भरा हुआ। लेकिन अब ये सज़ा देने का वक्त नहीं था, ये खुद को आज़ाद करने का समय था। रोशनी अब खुद की एक नई पहचान बनाना चाहती थी, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, हर उस लड़की के लिए मिसाल बनने के लिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में युवान और माया रंधावा जैसे लोग नहीं होते। उसने कागज़ पर हस्ताक्षर किए। रोशनी एक ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो चुकी थी। देव ने कुछ कहना चाहा, पर लफ्ज़ उसके गले में ही अटक गए थे। बस आंखों में एक प्रार्थना थी कि काश वक्त फिर से वापस लौट सकता और मैं सब कुछ ठीक कर पाता। पर वक्त कभी वापस नहीं लौटता। स्टेज पर उसके नाम की घोषणा हुई। तालियों की गूंज के बीच रोशनी स्टेज पर पहुंची। उसकी वाइट शर्ट और डेनिम एप्रन में लुक बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक कलाकार की चमक थी। माइक थामते हुए उसने गहरी सांस ली। ये अवार्ड उन सबके लिए है जो टूटे हैं लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। इन्हें भी बहुत कुछ खोया है, लेकिन फिर खुद को पा लिया था। आज मेरी सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि मैंने कोई ट्रॉफी जीती है, बल्कि ये है कि मैंने खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने खुद को माफ़ किया है, खुद को तकलीफ़ देने के लिए, और खुद से प्यार करना सीखा है। और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। भीड़ के बीच एक कोना था जहाँ देव चुपचाप खड़ा हुआ था। वो छुपा हुआ नहीं था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। बस आंखों से उसे ही देख रहा था, जैसे दूर खड़े होकर किसी पंछी को खुले आसमान में उड़ता देख रहा हो। उसकी नज़रों में जलन नहीं थी और ना ही पछतावे की आग थी। इस बार सिर्फ एक संतोष था कि वो लड़की जिसे वो कभी ना समझ सका अब खुद को पूरी तरह जान चुकी थी। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा था, भीड़ में खोया हुआ। रोशनी की हर बात जैसे सीधे उसके दिल को छू रही थी। स्टेज से उतरने के बाद जब रोशनी ने सामने देखा तो उसे देव की हल्की सी झलक लगी थी। उसकी आंखें एक पल के लिए देव की ओर ठहर गई थीं, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर अपनी नज़रें फेर ली थीं। उस मुस्कान में कोई शिकायत नहीं थी, ना ही कोई उम्मीद थी, बस एक सच्चाई थी कि कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमें तोड़ते हैं, लेकिन हमें खुद को फिर से जोड़ने की ताकत भी दे जाते हैं। देव ने हल्के से सिर झुकाया, जैसे उसने भी उसी मुस्कान के जवाब में उसे दुआ दी हो, और फिर दोनों अपने अपने रास्तों की तरफ बढ़ गए थे। एक आज़ाद रूह बनकर और दूसरा उसकी कामयाबी का गवाह बनकर। कभी कभी सबसे सुंदर रिश्ते वही होते हैं जो दूर रहकर एक दूसरे की खुशी में भी सुकून ढूंढ लेते हैं। और आज की रोशनी की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। कैफ़े के सामने बड़ी सी फ्लैक्स लगी हुई थी, रंधावा मैंशन, और कैफ़े बी ऑनेस्ट खुशी से जगमगा रहा था। रोशनी ने ध्यान से फ्लैक्स की ओर देखा। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कांग्रेचुलेशन रोशी, बेस्ट बैरिस्टर ऑफ द ईयर। वह वही रोशनी थी, लेकिन अब उसमें एक आत्मविश्वास का तेज था। अब उसकी हंसी में डर नहीं छुपा हुआ था। 6 महीने बीत चुके थे। वो तल्ख मोड़ जहाँ रोशनी और देव की ज़िंदगी ने अलविदा कहा था,
अब एक धुंधली याद बन चुकी थी। रोशनी ने अपने जख्मों को धीरे धीरे भरना सीख लिया था और अपनी नई जिंदगी में खुश रहना भी शुरू कर दिया था। उनके डाइवोर्स के कागजों पर साइन करते वक्त ना तो कोई लड़ाई हुई थी, ना कोई आंसू बहा था। दोनों ने खामोशी से अपनी अपनी राहों पर चल दिए थे। शायद इसलिए क्योंकि उनके बीच जो खालीपन बचा था वो शब्दों से नहीं, सिर्फ दूरी से भरा जा सकता था। अब रोशनी की ज़िंदगी में एक नई सुबह थी। नाम था कैफ़े बी ऑनेस्ट। इस कैफ़े में सिर्फ कॉफ़ी नहीं बनती थी, यहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद जगती थी। हर दीवार पर रोशनी की मेहनत की खुशबू थी और हर कप में सपनों का स्वाद। और आज उस सफ़र को एक पहचान मिली थी। रोशनी को बेस्ट बैरिस्टा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। कैफ़े उस शाम रोशनी की तरह ही चमक रहा था। उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास की चमक थी वो हर रोशनी को फीका कर रही थी। बैलून्स की धीमी सरसराहट, हल्का जैज म्यूजिक और फूलों की खुशबू हर कोने में बह रही थी। स्टाफ के चेहरे पर वो खुशी थी जो तब आती है जब किसी ने हार नहीं मानी हो। माया ने रोशनी को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ ये ट्रॉफी नहीं जीती है बेटा, तुमने अपनी ज़िंदगी फिर से बनाई है, और उन लड़कियों की भी जो तुम्हारी तरह बेसहारा थीं। और आज हम सबको तुम पर फक्र है। चारों तरफ तालियां बज उठी थीं। चीयर्स टू आवर रोशी, द बेस्ट बैरिस्टा एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल, सबने मिलकर कहा। लेकिन इन सब के बीच रोशनी की नज़रें अभी युवान को ढूंढ रही थीं। उसने सुबह से युवान को नहीं देखा था और ना ही उसने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। वह थोड़ा परेशान हो रही थी। उसने माया रंधावा से पूछा, आंटी युवान कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। लेकिन इन सब के बीच युवान एक ऐसा शख्स था जो सबसे पीछे खड़ा हुआ था। हमेशा की तरह वो वही था, शांत, सौम्य और हमेशा उसकी परछाई बनकर साथ रहने वाला। युवान ने परछाई बनकर हमेशा हर मुश्किल वक्त में रोशनी का साथ दिया था। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट का बॉक्स था और एक पुरानी डायरी जो 6 महीनों से रोज़ उसने उस डायरी में कुछ ना कुछ लिखा था रोशनी के बारे में। जब पहली बार उसने फिर से हंसना शुरू किया था, जब उसने डरते हुए पहली बार कैपुचिनो बनाई थी, जब उसने पहली बार कॉफ़ी मशीन बिना कांपे ऑन की थी, युवान ने वो बॉक्स रोशनी को दिया और कहा, ये बहुत छोटा सा तोहफा है तुम्हारे उस जज्बे के लिए जो तुम्हें फिर से खड़ा कर पाया है। रोशनी ने जैसे ही बॉक्स खोला उसकी सांसें थम गई थीं। डायरी के पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ था, उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था जब तुम पहली बार बिना कांपे कॉफ़ी मशीन ऑन कर पाई थी। उस दिन मेरे दिल को ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे दोबारा जीना सिखा दिया जब तुमने पहली बार दोबारा मुस्कुराना सीखा था। हर वो दिन जब तुमने खुद को चुना, मैंने सिर्फ तुम्हें देखा लेकिन कभी रुकने को नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारा उड़ना ज़्यादा ज़रूरत था, चाहे मेरी बाहें खाली ही क्यों न रह जाएं। रोशनी की आंखें भर आई थीं। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया था। वो युवान की ओर देख रही थी। शब्द नहीं थे लेकिन कुछ पिघलने लगा था उसके भीतर। वो जमी हुई परत जो अब तक सिर्फ अकेलेपन से बनी हुई थी। युवान, रोशनी की आवाज़ भीगी हुई थी। रोशनी की उंगलियां भी डायरी की जिल्द पर थीं। भीगी पलकों से वो युवान को देख रही थी। लेकिन तभी कैफ़े के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खुला और जैसे ही रोशनी की नज़र उस ओर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। दरवाजे पर देव की फैमिली और रोशनी के मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई ऋषभ खड़े हुए थे। रोशनी की सांसें फिर से रुक गई थीं। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। फिर से जजमेंट, ताने, नज़रों में तिरस्कार, फिर से वो नाकाफी हो महसूस होना। रोशनी ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? उन सब लोगों को अपने सामने फिर से देखकर रोशनी के पाँव खुद ब खुद पीछे हटने लगे थे। वो डायरी को अपने सीने से चिपकाकर 2 कदम पीछे हटने लगी थी। युवान ने तुरंत उसकी हरकत को भांप लिया था। उसने तुरंत ही रोशनी का हाथ थाम लिया था। युवान ने धीरे लेकिन दृढ़ लहजे में कहा, रुको रोशनी, इस बार मत भागो रोशनी। तुम वो लड़की नहीं हो जो किसी की नज़रों से टूट जाए। तुम वो हो जिसने खुद को दोबारा खड़ा किया है। तुमने खुद को जीना सिखाया है। रोशनी ने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं कर पाऊंगी युवान। मैं फिर से सबकी बातें, सबका तिरस्कार। तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम अकेली नहीं हो, समझी? और जो सच में तुम्हें जानते हैं वो तुम्हें कभी जज नहीं करेंगे। युवान उसका हाथ थामे हुए था। रोशनी कांपते हुए कदम से आगे बढ़ी। देव की दादी की तीखी नज़रें अब भी उस पर पड़ रही थीं। रोशनी के पिता गिरीश चौहान ने आगे आते हुए कहा कि हमें माफ़ कर दो रोशनी,
हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रोशनी ने गहरी सांस ली और सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा था और ना कोई शिकायत, बस एक सुकून और आत्मविश्वास था। रोशनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, किस बात की माफ़ी? मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ और मैंने आप लोगों को माफ़ बहुत पहले ही कर दिया था। वो एक पल के लिए रुकी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और बड़े भाई ऋषभ के चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। देव, जो कि उसको देखकर खुश था, लेकिन दादी, उनकी आंखों में अब भी हल्की सी नाराज़गी थी। उसने गिरीश चौहान की नज़रों में देखा, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं अब फिर से आप सबकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती। देव की दादी की आंखों में पछतावा उतर आया था। गिरीश चौहान ने नज़रें झुका ली थीं। रोशनी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अगर आप लोगों ने तब मुझे नहीं छोड़ा होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। शायद मैं कभी खुद को इतना समझ ही नहीं पाती। मैं टूट ज़रूर गई थी, लेकिन उसी टूटन ने मुझे जोड़ा है, और अब मैं वह रोशनी नहीं हूँ जिसे आप सब ने छोड़ा था। उसने एक स्टाफ मेंबर को इशारा किया और कहा, ये सब लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इन्हें अच्छे से हमारी स्पेशल कॉफ़ी सर्व करो। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, मेरे इतने स्पेशल डे पर उससे मिलने आने के लिए। कैफ़े में चारों ओर सन्नाटा छा गया था। हर कोई अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा था, लेकिन रोशनी उन गलतियों को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। रोशनी की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने अपने चेहरे की मुस्कान को कम नहीं होने दिया था। कैफ़े में सन्नाटा था। रोशनी की मुस्कान अभी बनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। कुछ देर बाद एक स्टाफ मेंबर उसके पास आया और धीरे से उसे फ़ोन पकड़ाया। मैम, सर का कॉल है, आपसे बात करना चाहते हैं। रोशनी ने चौंककर जल्दी से स्टाफ से फ़ोन लिया। क्या हुआ? मैं लॉन में हूँ रोशनी, और मुझे शायद सांप ने काट लिया है, जल्दी आओ, युवा ने दर्द से कराते हुए कहा। रोशनी ने घबराते हुए कहा, क्या कह रहे हो युवान? वो किसी जवाब का इंतज़ार किए बिना भागती हुई कैफ़े से बाहर निकली। रात की हल्की रोशनी में लॉन को सजाया गया था। फेरी लाइट्स, गुलाबों की पंखुड़ियाँ और बीच में एक छोटा सा स्टेज जैसा सेटअप बना हुआ था। रोशनी हाफती हुई लॉन में पहुंची। युवान, युवान कहाँ हो तुम? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। गुस्से और डर दोनों से उसकी आंखें नम होने लगी थीं। ये मजाक था युवान, ये क्या पागलपन है? इस तरह का मजाक कोई करता है? वो मुड़ी ही थी कि तभी रोशनी, उसकी आवाज़ पीछे से आई। वह पलटी और देखा कि युवान गुलाबों की पंखुड़ियों पर एक रिंगली हुए अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। विल यू मैरी मी रोशनी? क्या रोशनी युवान के प्यार को अपनाएगी? दोस्तों, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से आपको वॉइस थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या आप अगला पार्ट भी इस तरह की वॉइस में सुन सकते हैं, या फिर मैं कुछ दिन रेस्ट कर नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ? और आप लोगों को रोशनी का डिसीजन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।